आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बायोलॉजिक ब्रेकडाउन। हम क्लास 11 के मॉडल पेपर को सॉल्व कर रहे हैं, जिसके हमने 6 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे और मैंने आप लोगों के लिए 6 क्वेश्चंस की क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 6 तक की वीडियो अपलोड कर दी है। आज हम जो क्वेश्चंस देखेंगे मॉडल पेपर के, वो है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे पूछा गया है द ग्राफ शोज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ एन एंजाइम। आपके मॉडल पेपर में एक ग्राफ शो किया गया है, आप उस ग्राफ को मॉडल पेपर में जाके देख सकते हैं। वहां पर आपको एक जगह एक्स इंडिकेट किया गया है और रीजन ए और रीजन बी के बारे में बताया है। तो एक्स का पूछा है कि वो एक्स क्या होता है, तो एक्स यूजुअली रिप्रेजेंट द ऑप्टिमम टेम्परेचर, द टेम्परेचर एट विच द एंजाइम्स वर्क एट इट्स मैक्सिमम रेट। और वो टेम्परेचर जहाँ पर एंजाइम जो है वो सबसे ज़्यादा सही तरह से काम करता है, वो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है। रीजन ए के बारे में पूछा है, तो द एंजाइम एक्टिविटी इज इंक्रीजिंग एज टेम्परेचर राइजेस। जैसे जैसे टेम्परेचर राइज होता है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, दर्जा हरारत बढ़ता है, तो जो एंजाइम की एक्टिविटी है वो भी बढ़ जाती है। एंड दिस इज बिकॉज हायर टेम्परेचर गिव मॉलिक्यूल्स मोर काइनेटिक एनर्जी लीडिंग टू मोर फ्रीक्वेंट कोलिजन्स बिटवीन एंजाइम्स एंड सबस्ट्रेट। ये आपको रीज़न भी बता दिया गया है कि क्यों हाई टेम्परेचर होने की वजह से जो एंजाइम है उसकी एक्टिविटी बढ़ती है, क्योंकि उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से उनमें कोलिजन यानी जो टकराव का प्रोसेस है वो ज़्यादा होता है, ज़्यादा फ्रीक्वेंट होता है, और उसकी वजह से जो एंजाइम्स हैं उसकी एक्टिविटी बढ़ जाती है। इन रीजन बी आफ्टर द पीक द एंजाइम एक्टिविटी डिक्रीजेस शार्पली। दिस इज ड्यू टू एंजाइम्स डीनेचुरेशन। हाई टेम्परेचर डिसरप्ट द, जब एंजाइम्स रीजन बी जो है वो एक वो हिस्सा है जहाँ पर एंजाइम की एक्टिविटी कम हो रही होती है। इसलिए कम हो रही होती है क्योंकि एंजाइम्स जो है वो डीनेचर हो जाते हैं। एंजाइम्स इसलिए डीनेचर हो जाते हैं क्योंकि उनका जो टेम्परेचर है वो लो हो रहा होता है। तो स्पेशली द एक्टिव साइट मेकिंग इट नॉन फंक्शनल, और जो एक्टिव साइट होती है वहाँ पर ये नॉन फंक्शनल हो जाते हैं। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 7 हमसे एक और पूछा गया है इसी मॉडल पेपर में कि कंप्लीट द टेबल बिलो विच शोज फंक्शनल कैटेगरीज ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन की फंक्शनल कैटेगरीज, कुछ चीज़ें आपको जो है वो यहाँ पर गिवन थी इस टेबल में और कुछ आपसे पूछी गई थी। जैसे आपसे पूछा गया था कि हीमोग्लोबिन आपको दिया है तो इसकी कैटेगरी क्या है, उसकी कैटेगरी ट्रांसपोर्ट है। फिर एंजाइम आपको दिया है, एंजाइम का आपने नाम लिखना है, अमाइलेज और एनी एंजाइम, किसी भी एंजाइम का आप नाम लिख सकते हैं। फिर आपको इंसुलिन जो है वो टेबल में गिवन था, आपने बताना है कि इंसुलिन क्या है। इंसुलिन एक हार्मोन है। उसके बाद एंटीबॉडी डिफेंसिव आपको जो है वो टेबल में एक वर्ड दिया गया था, तो डिफेंसिव क्या होती हैं, एंटीबॉडीज होती हैं। फिर आपको टेबल में एक वर्ड एक्टिन एंड मायोसिन दिया गया था, तो ये जो है वो मूवमेंट में हेल्प करते हैं। तो इस तरह से आपको डिफरेंट टेबल्स दिए जा सकते हैं, जिसमें से जो कि आपको कंप्लीट करने के लिए कहा जा सकता है कि कंप्लीट दिस टेबल। क्वेश्चन नंबर 8 है वाई स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया आर मोर वायरोलेंट एंड लीथल। क्यों स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया जो है वो ज़्यादा वायरोलेंट होते हैं, ज़्यादा लीथल होते हैं, यानी ज़्यादा जो है वो खतरनाक होते हैं, उसका रीज़न भी बताना है। तो स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया आर मोर वायरोलेंट एंड लीथल बिकॉज रेजिस्टेंट टू हार्श कंडीशन। स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा ख़राब जो कंडीशन होती है उसमें भी रेजिस्ट कर जाते हैं, सर्वाइव कर लेते हैं। जैसे कि हीट में, केमिकल्स में एंड ड्राइंग जो कंडीशन होती है उसमें भी स्पोर्स जो है वो सर्वाइव कर सकते हैं। इवेड इम्यून सिस्टम्स, टफ कोटिंग मेक्स देम हार्ड टू डिटेक्ट। चूँकि स्पोर्स की या स्पोर्स फॉर्मिंग बैक्टीरिया की जो कोटिंग होती है वो बहुत हार्ड होती है, तो उसकी वजह से वो उस कोटिंग की वजह से वो जो है वो उनका इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा हो जाता है। प्रोड्यूस डेडली टॉक्सिन, फॉर एग्जाम्पल बोटोलिनियम एंड टेटनस टॉक्सिन्स, इसमें से बहुत सारे टॉक्सिन मटेरियल्स निकलते हैं, जिसकी वजह से ये स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया ज़्यादा वायलेंट और ज़्यादा लीथल होते हैं। हार्ड टू एलिमिनेट, डिफिकल्ट टू किल, मेकिंग दैम अ थ्रेट इन हॉस्पिटल्स एंड फूड। चूँकि इनको ख़त्म करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, डिफ़िकल्ट होता है, इसलिए ये एक थ्रेट होता है हॉस्पिटल के अंदर, और फूड में भी जो है वो ये खतरनाक वायरस या खतरनाक बैक्टीरिया जो है वो समझा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे एक और पूछा गया है कि कैन नाइट्रोजन साइकिल टेक्स प्लेस इन बैक्टीरिया फ्री सॉइल एंड गिव रीजंस। नो, द नाइट्रोजन साइकिल्स कैन नॉट हैपन इन बैक्टीरिया फ्री सॉइल बिकॉज, आपको रीजन बताना है यहाँ पे कि नाइट्रोजन साइकिल जो है वो बैक्टीरिया फ्री सॉइल में नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि उसके 4-5 रीजन है। फिक्सिंग नाइट्रोजन, चेंजिंग फॉर्म्स, रिलीजिंग नाइट्रोजन, ब्रेकिंग डाउन वेस्ट। फिक्सिंग नाइट्रोजन क्या है? स्पेशल बैक्टीरिया चेंज नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर इनटू फॉर्म प्लांट्स कैन यूज, एंड विदाउट देम प्लांट्स कैन गेट नाइट्रोजन।
कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, और अगर वो बैक्टीरिया नहीं होंगे, बैक्टीरिया फ्री सॉइल होगी, तो वहां पे नाइट्रोजन की फिक्सेशन नहीं होगी। चेंजिंग फॉर्म्स, अदर बैक्टीरिया टर्न नाइट्रोजन इनटू नाइट्रेट्स। कुछ बैक्टीरिया जब नाइट्रोजन होती है तो उसको नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करने का काम करते हैं, और अगर वो बैक्टीरिया नहीं होंगे तो नाइट्रोजन जो है वो नाइट्रेट्स में कन्वर्ट नहीं हो सकेगी, विच प्लांट्स नीड टू ग्रो, जो कि प्लांट्स को जरूरत होती है ग्रोथ के लिए। रिलीजिंग नाइट्रोजन, सम बैक्टीरिया हेल्प रिटर्न नाइट्रोजन बैक टू द एयर टू कीप द साइकिल गोइंग। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि वापस नाइट्रोजन जो है वो वापस करते हैं, और इस तरह से साइकिल जो है वो कीप गोइंग और रहती है, यानी वो साइकिल चलती रहती है। फिर इसी तरह से ब्रेकिंग डाउन वेस्ट, बैक्टीरिया ब्रेक डाउन द डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स टू रिलीज नाइट्रोजन बैक इनटू द सॉइल। कुछ बैक्टीरिया जो है वो जो डेड मटेरियल्स होते हैं, डेड प्लांट्स या डेड एनिमल्स होते हैं, उनकी ब्रेक डाउन करते हैं, और इस तरह से नाइट्रोजन वापस मिट्टी को मिलती रहती है। तो अगर ये बैक्टीरिया नहीं होंगे तो ये सारे प्रोसेस नहीं हो सकेंगे, और प्लांट्स के लिए जो है वो फायदेमंद बैक्टीरिया मौजूद नहीं होंगे, तो प्लांट्स अच्छे ग्रो नहीं कर सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, कंप्लीट द गिवन टेबल अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर एंड फंक्शन फॉर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये भी एक टेबल दिया गया है। इसी तरह से इसमें कुछ चीजें गिवन थी और कुछ आपको जो है वो उन गिवन चीजों से रिलेटेड चीजें लिखनी थी। जैसे यहाँ पर स्ट्रक्चर दिया गया है एपिडाइडमिस, इसका फंक्शन क्या है, स्टोर एंड मैच्योर स्पर्म्स। फिर टेस्टिस क्या होते हैं, टेस्टोस्टेरोन्स प्रोडक्शन करते हैं, यूरिनोजेनिटाइल डक्ट ट्रांसपोर्ट स्पर्म एंड यूरिन आउट ऑफ द बॉडी। क्वेश्चन रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं कि वेयर इज इट लोकेटेड, ये ग्लैंड कहाँ पर मौजूद होता है, ये ओवरी में होता है। व्हेन इट इज फॉर्म्ड, ये कब बनता है, आफ्टर ओव्यूलेशन फ्रॉम द रप्चर्ड फॉलिकल। जब फॉलिकल रप्चर होते हैं, टूटते हैं, तो उस वक्त ये एंजाइम्स जो है वो हार्मोन जो है वो बनता है। विच हार्मोन इज सिक्रीटेड बाय इट, इस हार्मोन से कौन सा इस ग्लैंड से कौन सा हार्मोन सिक्रीट होता है, तो प्रोजेस्टेरोन एंड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ ईस्ट्रोजन जो है वो प्रोड्यूस होते हैं जब ये एंडोक्राइन ग्लैंड जो है वो बनता है। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे दिया गया है, टू pink flowered 4 o'clock plants are crossed with each other, what is F1 generation probability and ratio। दो अगर पिंक कलर के फ्लावर जो 4 o'clock फ्लावर्स हैं, ये उनका नाम है फ्लावर का, उनको क्रॉस कराया जाता है तो F1 जनरेशन में क्या प्रोबेबिलिटी होगी और क्या रेशो हासिल होगा। तो यहाँ पिंक कलर के जो फ्लावर्स हैं उनका हम जीनोटाइप लिखेंगे, वो कैपिटल आर स्मॉल आर लिखेंगे, जिसमें कैपिटल आर जो है वो रेड कलर को डिनोट करता है और स्मॉल आर जो है वो व्हाइट कलर को डिनोट करता है। तो जब हम इसका पिनट स्क्वायर बनाते हैं तो उसमें जो हमें रेशो हासिल होती है वो F1 जीनोटाइप एंड फिनोटाइप जो है वो कैपिटल आर रेड फ्लावर्स, कैपिटल आर स्मॉल फ्लावर पिंक फ्लावर्स होते हैं, और स्मॉल आर व्हाइट फ्लावर्स होते हैं। तो इनकी प्रोबेबिलिटी और रेशो ये होता है कि एक रेड फ्लावर हासिल होता है, 2 पिंक और 1 व्हाइट। तो इसका फिनोटिपिक रेशो क्या बनेगा, 1:2:1, जो कि हमने 10th क्लास में भी पढ़ा था, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का रेशो होता है ये। नंबर 10 है, केयरफुली ऑब्जर्व द फॉलोइंग स्ट्रेच ऑफ एंटीसेंस स्ट्रैंड ऑफ डीएनए 5:3। यहाँ पर आपको एक स्ट्रैंड दिया गया है और इस स्ट्रैंड में आपको बताया गया है, डीएनए का ये स्ट्रैंड है और इसमें ये बताया गया है कि 5:3 का स्ट्रैंड यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो ये खत्म होता है, यहाँ से स्टार्ट होता है थायमिन से और एडेनिन पे जो है वो ये खत्म होता है। और उसके कोड्स बता दिए गए हैं कि अमाइनो एसिड्स का इसमें GCU का जो कोड है वो एलेनिन है, AUG जो है वो मिथायोनाइन है, CUC जो है वो ल्यूसिन है सॉरी, और GAA और ग्लूटामेट है, GGC जो है वो ग्लाइसिन है, UAA जो है वो वहाँ पर ये स्ट्रैंड जो है वो स्टॉप हो जाता है। उसके बाद आपसे ये पूछा गया है कि यूजिंग द प्रोवाइडेड डाटा, ये जो आपको डाटा प्रोवाइड किया गया है, डिटरमाइन द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन प्रोड्यूस फ्रॉम दिस सेगमेंट ऑफ डीएनए ड्यूरिंग ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन के दौरान में इससे किस तरह की प्रोटीन जो है वो प्रोड्यूस होगी, आपने यहाँ पर ये इसको बताना है। तो डीएनए एंटीसेंस स्ट्रैंड हम किस तरीके से लिखेंगे, जो हमारा स्ट्रैंड जो हमें गिवन स्ट्रैंड है वो है 5 to 3, यानी 5 से स्टार्ट हो रहा है और 3 पर खत्म हो रहा है। यहाँ पर ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है और यहाँ पर इसका एंडिंग पॉइंट है। तो सबसे पहले जब ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होता है तो उसमें ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में जो ये जो स्ट्रैंड होता है इससे एक मैसेंजर आरएनए बनता है और इस मैसेंजर आरएनए में जो कोड होते हैं वो एंटीसेंस, चूंकि स्ट्रैंड बनाना है तो एंटीसेंस स्ट्रैंड में उसमें जो है वो कोड चेंज हो जाते हैं। और अगर आप लोगों को समझ पता हो इस चीज़ का कि
एडेनिन जो है वो थायमिन में या थायमिन एडेनिन में कन्वर्ट होता है और एडेनिन थायमिन में कन्वर्ट होता है। साइटोसिन जो है वो गुआनिन में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर हम इसके इसके एंटीसेंस पेयरिंग बनाएंगे तो यहाँ पे थायामिन मौजूद है, थायामिन जो है वो एडेनिन में कन्वर्ट हो जाएगा और जो आरएनए होता है उसमें एडेनिन की जगह पर यूरेसिल लगता है। डीएनए में जो है वो एडेनिन की जगह पर थायामिन लगता है, लेकिन जो जब आरएनए बन रहा होता है, डीएनए से आरएनए में कन्वर्ट हो रहा होता है, जैसे ये मैसेंजर आरएनए बन रहा है, तो इसका जो एडेनिन है, एडेनिन का जो एंटी कोड होता है वो यूरेसिल होता है। तो ये किस तरीके से कन्वर्ट होगा, थायामिन की जगह एडेनिन आ जाएगा, एडेनिन की जगह यूरेसिल आ जाएगा, साइटोसिन की जगह गुआनिन आ जाएगा और इस तरह से ये कोड जो है वो एंटी कोड बन जाते हैं। और आखिर में जब UAA आता है तो UAA का यहाँ पर जो है वो बताया गया है कि वो स्टॉप है, तो यहाँ पर जो है वो ये स्टॉप हो जाता है प्रोसेस। इसके बाद अब आप देखें कि ये वाली जो सीक्वेंस दिए गए हैं, सॉरी ये जो आपको कोडिंग दी गई है, ये AUG और CUC, इसका आप लोगों को यहाँ पर प्रोटीन्स बता दिए गए हैं कि AUC क्या है, वह GAA ग्लूटामेट है, UG मिथायोनिन है। तो अगर हम इसको इसी सीक्वेंस में लिखें कि ये मिथायोनिन बन रहा है, ये जो है CUC ये ल्यूसीन बन रहा है, ये ग्लूटामेट बन रहा है और ये ग्लायोसिन बन रहा है, तो ये हमारा एक प्रोटीन का स्ट्रक्चर बन जाएगा जो कि एक अमाइनो एसिड है। क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट आर यूजफुल एस्पेक्ट्स ऑफ म्यूटेशन, गिव एग्जांपल्स। म्यूटेशन के क्या क्या एक्सपेक्ट्स हो सकते हैं, एग्जाम्पल के साथ बताने हैं आपने। तो जेनेटिक डाइवर्सिटी, रेजिस्टेंस टू डिजीज, बेटर सर्वाइवल ट्रेड्स। अगर जेनेटिक डाइवर्सिटी देखें तो इंक्रीज वेरिएशन इन पॉपुलेशन विच हेल्प्स इन एवोल्यूशन एंड एग्जाम्पल डिफरेंट बीक शेप इन फिंचेस हेल्प देम ईट डिफरेंट फूड्स। आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे वेरिएशंस आती हैं पॉपुलेशन के अंदर, जेनेटिक डाइवर्सिटी आती है, एवोल्यूशन होती है। जैसे कि इसकी एग्जांपल में हम फिंचेस की बीक की एग्जांपल ले सकते हैं। फिर रेजिस्टेंस टू डिजीज, ऐसे जो है वो पॉपुलेशन जो कि जिसके अंदर वेरिएशंस आती है, जिस पॉपुलेशन में जेनेटिक डाइवर्सिटी आती है, वो ऐसी पॉपुलेशन होती है जो डिजीजेस से रेजिस्टेंट होती है। एंड सम म्यूटेशंस कैन मेक ऑर्गेनिजम्स रेजिस्टेंट टू इलनेस। कुछ ऑर्गेनिजम्स, कुछ म्यूटेशंस ऐसी होती हैं जो कि ऑर्गेनिजम्स रेजिस्टेंस से इलनेस की तरफ चली जाती हैं, यानी वो जो म्यूटेशन होती है वो नॉर्मल कंसिडर नहीं की जाती है। फॉर एग्जांपल अ म्यूटेशन इन सर्टेन ह्यूमन गिव्स रेजिस्टेंस टू HIV। और कुछ म्यूटेशंस यहाँ पर एग्जांपल दी गई है कि एक म्यूटेशन जो है वो ह्यूमंस बीइंग्स में HIV से रेजिस्टेंट कर देती है, यानी वो जो पर्सन जिसके अंदर या वो पॉपुलेशन जिसमें म्यूटेशन हुई होती है, जैसे CCR532 म्यूटेशन जो है, इस म्यूटेशन से HIV से रेजिस्टेंट हो जाता है population. Better survival traits, mutations can lead to useful traits like camouflage. For example, peppered moths turn dark during industrial population, helping them hide from predators. अगर आप लोगों ने 10th क्लास में बायो पढ़ी है तो इसमें हम लोगों ने ये बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ा था कि कैसे म्यूटेशंस होती हैं, कैमोफ्लेज होता है और किस तरह से जो पेपर्ड मोथ होते हैं वो अपने आप को जो है वो, या उनके अंदर जो है वो चेंजेस आ जाती हैं। जो स्टेम का जो तना होता है, जो ट्री का जो तना होता है, उसके कलर के मुताबिक जो है वो पेपर्ड मोथ में के जो कलर्स होते हैं, उनके जो पेपर्ड मोथ के जो विंग्स होते हैं उसमें भी जो है वो तब्दीली आ जाती है और इस तरह से उस म्यूटेशन या कैमोफ्लेज की वजह से वो अपने आप को क्योर कर लेते हैं, अपने आप को बचा लेते हैं किसी भी प्रीडेटर से। तो क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे दिया गया है, नेम द मोर साइंटिफिकली एक्सेप्टेबल थ्योरी एक्सप्लेनिंग एवोल्यूशन। आपको जो है वो यहाँ पर बताना है साइंटिफिकली एक्सेप्टेबल थ्योरी को जो कि एवोल्यूशन को एक्सप्लेन करता है। तो द मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी फॉर हाउ यूकैरियोट्स इवॉल्व्ड इन द एंडोसिम्बियोटिक थ्योरी, इट स्टेट्स दैट स्मॉल बैक्टीरिया वर swallowed by a bigger cells and started living inside it, and these bacteria later become parts of the cell like mitochondria and chloroplast. ये एक बहुत बड़ी जो है वो एवोल्यूशनर चेंजेस आई थी कि उसमें क्या हुआ था कि जो छोटे बैक्टीरिया थे वो स्वेलो बाय अ बिगर सेल्स, बड़े सेल्स ने उनको जो है वो स्वेलो कर लिया था और आहिस्ता आहिस्ता वो उनके अंदर रहते हुए वो बैक्टीरिया जो है वो क्या बन गए थे, सेल का पार्ट बन गए थे, जो कि अब माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट के तौर पर माने जाते हैं। ये एक थ्योरी के तौर पर लिया जाता है, एवोल्यूशन की थ्योरी के तौर पर।
क्वेश्चन नंबर 11 है स्टेट लिमार्क्स एजम्पशंस फॉर एक्सप्लेनेशन ऑफ एवोल्यूशन। लिमार्क्स की जो एजम्पशंस हैं उसको एक्सप्लेन करना है आपने। यूजेस एंड डिसयूजेस। इफ एन एनिमल यूज अ बॉडी पार्ट अ लॉट इट बिकम्स स्ट्रॉन्गर और बिगर। अगर कोई एनिमल्स बॉडी पार्ट्स को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता है, किसी खास बॉडी पार्ट को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता है या लंबे अरसे तक इस्तेमाल करता है, एंड इफ इट डज नॉट यूज इट, और अगर वो बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करता है, तो दैट पार्ट बिकम्स बिकर और स्मॉलर। तो जो जिस पार्ट को वो इस्तेमाल नहीं कर रहा है वो हिस्सा बहुत कमज़ोर हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता अगली जनरेशन में ख़त्म हो जाएगा। और जिसको वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है वो हिस्सा जो है वो पार्ट बढ़ जाएगा। Passing on changes. The changes an animal gets during its lives are passed on its babies. And for example, a giraffe stretch its neck for reach high leaves. Its babies are born with longer necks. ये एग्जाम्पल आप लोगों ने सुनी भी होगी शायद कि अगर एनिमल्स के अंदर इस तरह से चेंजेस आए कि वो एनिमल किसी पार्ट्स को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है, जैसे कि जिराफ है, जिराफ अपनी नेक को लीव्स पत्ते खाने के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता था और ऊंची गर्दन करके जो है वो पत्ते खाता था, तो उसकी वजह से जो उसकी बेबीज हैं उनकी गर्दन जो है, उनकी नेक जो है वो उनकी लॉन्गर यानी लंबी हो गई। नंबर 12 यहाँ पर है गिव 3 यूनिक फीचर्स ऑफ एंजियोस्पर्म्स एंड देयर बेनिफिट्स। एंजियोस्पर्म्स के आपने फीचर्स बताने हैं और उनके फायदे बताने हैं। तो फ्लावर्स, फ्रूट्स, इनक्लोज सीड्स, ये उसके कुछ खास किस्म के फीचर्स होते हैं, यानी एंजियोस्पर्म्स वो प्लांट होते हैं जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं और ये फ्लावर हेल्प करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं पॉलिनेशन को, लाइक बीज एंड बर्ड्स, इंक्रीजिंग चेंजेस ऑफ रिप्रोडक्शन। फिर फ्रूट्स प्रोटेक्ट द सीड्स एंड हेल्प इन देयर स्प्रेड बाय एनिमल्स, विंड और वाटर। और इसके साथ साथ इनक्लोज सीड्स आर जो है वो इनक्लोज्ड विद इन फ्रूट। सीड जो है वो फ्रूट के अंदर मौजूद होते हैं, गिविंग एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन एंड बेटर सर्वाइवल, ताकि उसे एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन मिले सीड को और अच्छी सर्वाइवल उसकी हो सके। Question number 13 है diagram shows the forelimb of different vertebrates. Evolutionists believe that all these vertebrates evolved from one common origin. Describe the evolutionary evidence that support this belief. तो यहाँ पे कुछ डायग्राम्स दी गई हैं, उस डायग्राम से रिलेटेड आपको आंसर देना है कि होमोलोगस स्ट्रक्चर्स आर बॉडी पार्ट्स दैट हैव द सेम बोन्स इनसाइड बट मे डू डिफरेंट जॉब्स। फॉर एग्जांपल, ऑल दीज एनिमल्स हैव द सेम बोन्स, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना एंड अदर्स। द सिमिलर बोन सजेस्ट दैट दीज एनिमल्स केम फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर्स अ लॉन्ग टाइम अगो। यही सारे काम जो है वो उनके जो कॉमन एंसेस्टर्स हैं बहुत सारे साल पहले उनमें ये चीज़ें मौजूद थी। और ओवर टाइम द बोन्स चेंज टू हेल्प ईच एनिमल्स टू डिफरेंट थिंग्स लाइक वॉकिंग, फ्लाइंग और स्विमिंग। और आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे उनमें तब्दीलियाँ आती गई, टाइम गुजरता गया, तो उनके ये पार्ट्स ह्यूमरस, रेडियस, एल्ना जो है वो मुख्तलिफ काम करने लग गए। जैसे किसी में वॉकिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं, किसी में फ्लाइंग के लिए और किसी में स्विमिंग के लिए। For example, humans use arms for grabbing, birds use wings for flying, whales use flippers for swimming, and cats use legs for walking. Question number 13 है in the following diagram a segment of thylakoid membrane is depicted showing an important metabolic process। तो इसके आंसर में हमने डायग्राम से रिलेटेड जहाँ ए बी सी डी पार्ट बताए गए हैं उनके हमने नाम लिखने हैं। तो ए पार्ट फोटोसिस्टम 2 को शो करता है, बी पार्ट साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स को शो करता है, सी फोटोसिस्टम 1 को, और डी जो है उसमें एटीपी सिंथेसिस हो रही है। क्वेश्चन नंबर 14 है all chordates go through few similar stages in life, summarize any 3 of them। आपको जो है वो सारे जितने भी कॉर्डेट्स हैं उनमें कुछ स्टेजेस होती हैं, सिमिलर स्टेजेस होती हैं, आपने उन्हें समराइज करना है। जैसे नोटोकॉर्ड है, अ फ्लेक्सिबल रॉड दैट सपोर्ट द बॉडी प्रेजेंट एट लीस्ट इन द अर्ली स्टेज। Dorsal nerve cord, a tube-like nerve cord that runs along the back, which later from the brain and spinal cord। नोटोकार्ड जो था वो फ्लेक्सिबल रॉड था और सपोर्ट करता था बॉडी को, एंड प्रेजेंट एटलीस्ट इन द अर्ली स्टेजेस, शुरू की जो स्टेजेस थी उसमें जो है वो ऑर्गेनिजम्स के अंदर नोटोकॉर्ड्स मौजूद होती थी। फिर डॉर्सल नर्व कॉर्ड थी जो ट्यूब लाइक नर्व कॉर्ड है दैट रन्स अलोंग द बैक, जो पीछे बैक पे जो है वो मौजूद होती है, और बाद में ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में चेंज हो गई। Pharyngeal slits opening near the throat area used for filter feeding or breathing in early development। Number 14 है Kingdom Protista and is considered a polyphyletic group। Give reason। आपने इसका रीजन बताना है कि क्या रीजन है। तो Kingdom Protista जो है
Kingdom Protista is called a polyphyletic group because its member come from different ancestors. They are very diverse. ये एक ऐसा किंगडम है जो कि पॉलीफाइलेटिक ग्रुप कहलाता है, इसलिए क्योंकि इसके जो मेंबर्स हैं वो मुख्तलिफ, उसके जो एंसेस्टर्स यानी उनके जो आबाओ अजदाद हैं वो मुख्तलिफ जगहों से जो है वो बिलोंग करते हैं, एंड दे आर वेरी डाइवर्स, और ये बहुत ज़्यादा इनके अंदर जो है वो मुख्तलिफ चीज़ें पाई जाती हैं. सम आर लाइक प्लांट्स, एल्जी, सम लाइक एनिमल्स, प्रोटोजोआ, एंड सम लाइक फंजाई, स्लाइम मोल्ड्स. तो कुछ प्लांट्स हैं, कुछ एल्जी हैं, कुछ प्रोटोजोआ हैं, कुछ फंजाई हैं, एनिमल्स हैं. तो ये सारे जो है वो मुख्तलिफ किस्म के जो ऑर्गेनिज्म है ये आपस में मिलते हैं, एक ही किंगडम के अंदर इनको शुमार किया जाता है, जिसे प्रोटेस्टा कहा जाता है. दे डोंट शेयर आर कॉमन एंसेस्टर. इनके जो एंसेस्टर्स थे, उनके जो अजदाद थे वो कॉमन नहीं थे. दैट बिलोंग्स ओनली टू देम. दैट्स वाई साइंटिस्ट से दैट दे आर नॉट वन नेचुरल ग्रुप्स बट अ मिक्स फ्रॉम डिफरेंट लीनिएजेस. तो ये हमारा जो है वो मॉडल पेपर था, जो क्लास 11 का मॉडल पेपर फेडरल बोर्ड वालों ने इशू किया हुआ है. इसको मैंने आपके लिए पूरा सॉल्व कर दिया है. जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स थे उनके आंसर्स आपके लिए राइट कर दिए हैं, आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं. अगर इस पूरे मॉडल पेपर में आप लोगों को कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप लोग ज़रूर अपने कमेंट्स में अपनी फीडबैक का इजहार कीजिएगा. साथ रहिएगा इसी यूट्यूब चैनल पर. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.